यूं तो हर बजट के पहले हर इंडस्ट्री की एक विश लिस्ट होती है। रियल एस्टेट सेक्टर की भी एक अपनी विश लिस्ट है जिस पर हर बजट के पहले बहुत बात होती है। मेरा सवाल कुछ अलग है। क्या यूनियन बजट 2025 रियल एस्टेट की जो बाय एंड लार्ज प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर कर सकता है? यह सवाल ज्यादा रेलिवेंट है बजाय यह पूछने के कि फाइनेंस मिनिस्टर किस हद तक रियल एस्टेट की विश लिस्ट को पूरा करेंगी। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं यह सवाल अलग नजरिए से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रियल एस्टेट एज ए सेक्टर लार्जली इग्नोर्ड रहा है, हेवली टैक्स्ड रहा है और बजट दर बजट इस सेक्टर को कभी कुछ मिला नहीं है। कम से कम पिछले कुछ 5-7 साल के बजट को उठाकर देखें तो इस सेक्टर को लगातार इग्नोर किया गया है। आयरनी यह है, जहां हर बजट के पहले सेक्टर के स्टेक होल्डर्स लंबी चौड़ी विश लिस्ट को लेकर बात करते हैं, बजट के बाद कुछ नहीं मिलने पर भी वो उसे पोस्ट बजट एनालिसिस में जस्टिफाई करते हैं। हां, थोड़े सिल्वर लाइनिंग्स यहां वहां होते हैं जिसको लेकर वो जस्टिफिकेशन सामने आने लगते हैं, बट क्या वो सिल्वर लाइनिंग रियल एस्टेट के जो लार्जर कंसर्न्स हैं, चाहे वो होम बायर्स के कंसर्न्स हो चाहे डेवलपर्स के कंसर्न्स हो, उसको पूरा कर पाते हैं? हर बजट के पहले हर इंडस्ट्री का एक लोडेड सेट ऑफ डिमांड्स और विश लिस्ट होता है। जाहिर सी बात है, रियल एस्टेट कोई अलग नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट अलग भी है। रियल एस्टेट, सबसे पहली बात यह है, दूसरी इंडस्ट्री की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री नहीं है और रियल एस्टेट एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस है। जितनी जल्दी स्टेक होल्डर्स इसे एडमिट कर लें उतना ही यह बेहतर होगा, बायर के लिए भी, बिल्डर के लिए भी, डिमांड साइड के लिए भी, सप्लाई साइड के लिए भी, और हां, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काफी आसान हो जाएगा। लेकिन इस सेक्टर में एक फेक नैरेटिव चलता रहता है कि यह बहुत बूमिंग बिजनेस है, जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यह नैरेटिव जो है वो सेक्टर के लार्जर कॉजेज को बहुत डेंट करता है पावर कॉरिडोर्स में। आखिर फाइनेंस मिनिस्टर किसी ऐसे सेक्टर को इंसेंटिव क्यों देंगे जो एक सेल्फ सर्टिफाइड है कि हमारा बूमिंग बिजनेस है, हम जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं? एक वित्त मंत्री के लिए यह तो बेटर होगा कि वो उन इंडस्ट्रीज को के कंसर्न्स को कैटर करें जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा सेक्टर के बहुत सारे डिमांड्स बहुत लॉफ्टी आइडियल्स की तरह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्टेटस की डिमांड। यह तो डिमांड ही इग्नोर किए जाने के लायक है। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं? कुछ सवाल हैं जिसका जवाब देना जरूरी है। क्या रियल एस्टेट सेक्टर एक इंडस्ट्री की तरह ऑपरेट करता है? क्या बिल्डर्स दूसरे मैच्योर्ड इंडस्ट्री की तरह प्रोडक्ट बेचते हैं? क्या फिस्कल मिसमैनेजमेंट इस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि जितने भी रेगुलेशंस आए, फॉर एग्जांपल रेरा, वो बायर्स के पेन पॉइंट्स को पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर पाए हैं? और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, इस सेक्टर की प्रॉब्लम को कंपाउंडिंग प्रॉब्लम बनाने में कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो प्रोडक्ट तैयार होने के पहले उसे बेच रहा है। लोकलाइज्ड नेचर ऑफ बिजनेस है, तो हर बजट के पहले जो स्टेक होल्डर्स भी हैं, अलग अलग ज्योग्राफी से आने वाले स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स अलग होते हैं, एजेंडा अलग होते हैं। बिजनेस का ऑपरेशंस जो है वो बहुत ही ओपेक होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस बिजनेस में। जितने भी बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं रियल एस्टेट में, उनका एक अपना एजेंडा है, अपना विश लिस्ट है। और इसीलिए हर बजट के पहले जब वो
विश लिस्ट लेकर सामने आते हैं तो कुछ चीजें ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों का कॉपी एंड पेस्ट डिमांड है। रियल एस्टेट के विश लिस्ट को समझने के लिए और यह समझने के लिए कि कितने चांसेस हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर उन डिमांड्स को मानेंगे और उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा, आपको सबसे पहले इस बिजनेस की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि वायबल सॉल्यूशंस क्या हैं। अगर वो वायबल सॉल्यूशन वित्त मंत्री मानते हैं तब। सेक्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी भी है। बहुत सारे ऐसे डिमांड्स हैं जो बियॉन्ड यूनियन बजट भी हैं, तो फिर वित्त मंत्री उसे कैसे एड्रेस करें। चलिए हम सेक्टर के प्रॉब्लम्स पे और कैसे यूनियन बजट उसको एड्रेस कर सकता है उस पे बात करते हैं। पहली प्रॉब्लम है श्रिंकिंग मिडिल क्लास का सिकुड़ना, कम होना। ये जो मिडिल क्लास का श्रिंक हो रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और रियल एस्टेट के लिए भी। लेकिन रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स या तो इस बारे में बात नहीं करेंगे या उससे भी बुरा वो कि वो एक डिनाइल में रहेंगे। वो कहेंगे उनके लिए एक इल्यूजनरी बूमिंग जॉब मार्केट है, उनके लिए एक बहुत हायर सैलरीज हर तरफ मिल रही हैं। अर्बन सैलरीड मिडिल क्लास जो है वो हिस्टोरिकली डिमांड ड्राइवर रहा है हाउसिंग मार्केट का, और ये इंडिया की सच्चाई नहीं है, सिर्फ इंडिया की सच्चाई नहीं है, बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज में यही देखा गया है, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज की हम बात करें तो। लेकिन ये जो बायर है वो हाउसिंग मार्केट से फेज आउट हो रहा है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो उसकी वजह से कंजम्पशन में भी एक डिक्लाइन हुआ है, और जब कंजम्पशन में डिक्लाइन होगा तो डिस्पोजेबल इनकम भी कम होगा, उसके बाद कोई हाई वैल्यू परचेज भी नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। कैसे यूनियन बजट इसको एड्रेस कर सकता है? ज्यादा जॉब्स क्रिएट किया जा सकता है जिससे कि कंजम्पशन को रीइग्नाइट किया जा सके और वही असेट क्रिएशन की तरफ ही ले जाएगा। जॉब मार्केट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक सर्जरी अप्रोच की उस पर जरूरत है, बैंडेड अप्रोच से उस पर काम नहीं होगा। आपको इंडस्ट्रीज को स्टिमुलस देना है, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है। आपको उन इंडस्ट्री के इंसेंटिव को जॉब क्रिएशन से अलाइन करना पड़ेगा। साथ साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो, और वही जॉब क्रिएशन अल्टीमेटली हाउसिंग की डिमांड को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के बजट के टोन को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार इस तरफ सोच भी रही है। प्रॉब्लम नंबर 2, स्टैगफ्लेशन का दौर और लोगों के लिए सरवाइव करने का चैलेंज। जो एक चीज इंडियन मिडिल क्लास को हाई वैल्यू परचेज से दूर कर रही है वो है डे टू डे का सर्वाइवल। हालांकि सरकारी आंकड़े जो बहुत सिलेक्टिव डाटा और स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इस रियलिटी को कोई इनकार करे भी तो ये रियलिटी नहीं बदलेगी कि इंडिया का जो सैलरी ग्रोथ है, वेज ग्रोथ है, वो स्टैग्नेंट है। इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में है और हाउस होल्ड सेविंग्स कम हो रहे हैं और बोरोइंग बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं, जितने भी रिकॉर्ड सामने आए हैं, कि किस तरह लोग अपने घर का ज्वेलरी, गोल्ड गिरवी रख रहे हैं। यह सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। यह जो इन्फ्लेशन है वो 3 क्रिटिकल एरियाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये 3 एरियाज ही कंजम्पशन में सबसे ज्यादा आते हैं मिडिल क्लास के। फूड इन्फ्लेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन। इन 3 इन्फ्लेशन की वजह से ही मिडिल क्लास जो है वो हाउसिंग मार्केट के बिल्कुल एज पे चला गया है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो उस पे भी जले पे नमक ये है कि आपका टैक्सेशन बहुत हाई है। कैसे यूनियन बजट इसको फिक्स कर सकता है? टैक्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सरकार यह भी कर सकती है कि पर्सनल इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट जो है वो 15 लाख पर ईयर कर दे। कंजम्पशन आइटम्स पे जीएसटी को रैशनलाइज किए जाने की जरूरत है।
मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता है एवरेज इंडियन के लिए कि वो एसेंशियल फूड आइटम्स पे 6 टाइम्स ज्यादा जीएसटी पे कर रहा है कंपेयर टू हाई वैल्यू लग्जरी आइटम्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। आप गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पे 3% जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन आइटम फूड आइटम्स पे 18% पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, ओवर सप्लाई और एब्जॉर्प्शन लग्जरी हाउसिंग का। देखिए, ओवर सप्लाई और एब्जॉर्प्शन ऑफ लग्जरी हाउसिंग जो है वो इंडियन हाउसिंग में एक बहुत लॉपसाइडेड ग्रोथ की तरफ ले गया है पिछले कुछ सालों में, खासकर पैंडेमिक के बाद। अब जितने भी डेवलपर्स से मेरी बात होती है वो इंटरनली ये रियलाइज करने लगे हैं कि यही डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम बन गया है। लग्जरी हाउसिंग एक प्लेटो पॉइंट पे पहुंच गया है और ये 2025 ऑनवर्ड्स अब हाउसिंग मार्केट को ड्राइव नहीं कर पाएगा। यूनियन बजट इसमें क्या कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस मिनिस्टर हाउसिंग सप्लाई को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि आप टॉप ऑफ द पिरामिड मत बनाओ, आप बॉटम ऑफ द पिरामिड घर बनाओ। लेकिन जो यूनियन बजट कर सकता है वो ये कि टैक्सेशन को रिस्ट्रक्चर कर दें, लग्जरी हाउसिंग पे टैक्सेशन बढ़ा दें और एट द सेम टाइम अफोर्डेबल हाउसिंग पे टैक्सेशन कम करें या रिमूव ही कर दें। प्रॉब्लम नंबर 4, मार्केट जो है वो बार बार रिपीट बायर पे फोकस कर रहा है, ना कि फर्स्ट टाइम होम बायर पे फोकस कर रहा है। देखिए, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि इंडियन हाउसिंग मार्केट को इन्वेस्टर्स ड्राइव करते हैं और इसीलिए शायद इसीलिए ये डेवलपर्स का विश लिस्ट जो है वो हमेशा से इन्वेस्टर्स को और रिपीट बायर्स को टेम्प्ट करने के लिए होता है, ना कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए होता है। डेवलपर्स एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस में ये मानने लगे हैं कि टैक्स इंसेंटिव ऐसा स्ट्रक्चर किया जाए कि इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा आए। इन्वेस्टर्स को भी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ऑफलोड करनी होती है और जब तक एंड कंज्यूमर मार्केट में नहीं आएगा मार्केट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आज घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। सच तो यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है, इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट जो है, टॉप 10 सिटीज में टॉप 4% ऑफ डेमोग्राफी जो है उसका गेम बनकर रह गया है। यह आम आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका है। मतलब कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ में जो टॉप पे 4% बैठे हैं वही सिर्फ एक घर खरीदना आज अफोर्ड कर सकते हैं। सेक्टर ने अभी तक मास हाउसिंग के लिए बॉदर नहीं किया है, ना ही कोई ऐसी डिमांड बजट में रखी है कि जिससे कि होम बाइंग में इंसेंटिव हो लोअर एंड ऑफ द पिरामिड पे मास हाउसिंग में। देखिए, यह कहना कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग के प्राइस कैप को 45 लाख से 70 लाख कर दो, 90 लाख कर दो, उससे घर एक एवरेज इंडियन के लिए अफोर्डेबल नहीं बनने जा रहा है। अगर डेवलपर्स ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत ही मायोपिक विजन में सोच रहे हैं। अब इसमें बजट क्या कर सकता है? सरकार को सबसे पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाना होगा कैपिटल गेन टैक्स पे। देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना है कि इंडिया में एवरेज मिडिल क्लास का एकमात्र सोशल सिक्योरिटी एक घर होता है। डिस्ट्रेस में वो उस घर को ही बेच सकते हैं, तो उनको एक कॉन्फिडेंस दिए जाने की जरूरत है। आज की तारीख में वो बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि अगर अचानक कोई इवेंचुअलिटी हो गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई और घर खरीदने के बाद बेचना पड़ा, एक तो आपको डिस्ट्रेस सेल का लॉस है, उस पर से आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होने की वजह से कैपिटल गेन टैक्स भी बन जाएगा। तो एक सरकार को सबसे पहले कैपिटल गेन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाने की जरूरत है। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग को सब्सिडाइज्ड किए जाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दिए जाने की जरूरत है। जैसे टैक्स डिडक्शन लिमिट जो है सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में, वो लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किए जाने की जरूरत है। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को वापस किए जाने की जरूरत है, जिससे कि अफोर्डेबल होम बायर को फायदा हो। एक और जो आर्गुमेंट है वो ये है कि जो डिडक्शन लिमिट है आपके सेक्शन 80C में अभी 1.5 लाख का है, उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाए, सो दैट
एक एवरेज मिडिल क्लास होम बाइंग एक्सपीरियंस की तरफ जाए। हालांकि डेवलपर्स की तरफ से एक डिमांड यह भी है कि स्टैंप ड्यूटी में कट किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। वो स्टैंप ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, कैसे फाइनेंस मिनिस्टर उसको यूनियन बजट में एड्रेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, हाई इनपुट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी प्राइसेज अक्रॉस द सेगमेंट ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत हाई हो रहा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे इनपुट कॉस्ट हाई हो रहा है, टैक्सेशन हाई है, हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है डेवलपर्स के लिए, और ये सब मिलकर एफोर्डेबिलिटी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। मार्केट जितना एब्जॉर्ब कर सकता था कर चुका। अब आपको एफोर्डेबिलिटी की तरफ अगर देखना है तो आपको इनपुट कॉस्ट कम करना पड़ेगा। कैसे यूनियन बजट इसको एड्रेस कर सकता है? बजट में वित्त मंत्री कुछ ऐसे मेजर्स अनाउंस कर सकते हैं जो रॉ मटेरियल पर जीएसटी को रैशनलाइज करे। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी को हटाए जाने की जरूरत है। यह तो किसी के समझ में नहीं आता कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे जीएसटी और रेडी टू मूव पे जीएसटी नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी एडजस्ट किए जाने की जरूरत है सो दैट डेवलपर्स का कॉस्ट बर्डन थोड़ा कम हो। ग्रीन डेवलपमेंट्स को इंसेंटिवाइज किए जाने की जरूरत है। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसकी डिमांड काफी समय से हो रही है वो होता है तो उससे डेवलपर्स का ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो मार्जिनली कम हो जाएगा। सरकार यह भी कर सकती है कि कुछ इंसेंटिव ऐसे इंट्रोड्यूस करे जो डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल को इन्वेस्टमेंट के लिए टेम्प्ट करे। प्रॉब्लम नंबर 6, हम सब जानते हैं कि इंडिया के टॉप 10 सिटीज जो हैं वो सोडा बॉटल सिंड्रोम हो गए हैं कि आप लगातार माइग्रेशन को उसमें ठूंसते जा रहे हैं। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की जरूरत है। देखिए, यह कहना बहुत आसान है कि इंडियन रियल एस्टेट के पास पोटेंशियल है कि जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करे, लेकिन यह कंट्रीब्यूशन टॉप 10 सिटीज तक ही क्यों रहे? ऐसे कोई ब्लूप्रिंट क्यों नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल सिटीज तैयार किया जाए जो रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर रहा है उसके लिए? हम नहीं जानते हैं कि ये स्मार्ट सिटीज पे जो इतनी बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटीज की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज की तारीख में किसी डेवलपर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो टीयर 2 और 3 सिटीज में मूव करे। होम बायर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है क्योंकि वहां कोई जॉब्स नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कुछ इश्यूज जो रेंटल हाउसिंग है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है, उस पर लिप सर्विस के बियॉन्ड अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो एक्सिक्यूशन के एक लॉक जैम में है। अब यूनियन बजट इस पे क्या कर सकता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ फाइनेंस मिनिस्टर को यह ऑफर करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को, डेवलपर्स को और अफोर्डेबल होम बायर्स को कि आपको इंसेंटिव मिले टीयर 2 सिटीज में शिफ्ट करने, बेस अपना शिफ्ट करने के लिए। आप टैक्स हॉलिडे बिजनेसमैन के लिए कर सकते हैं, बिजनेसेस को शिफ्ट कराने के लिए टैक्स हॉलिडे कर सकते हैं, होम बायर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स दे सकते हैं, जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, अर्बनाइजेशन का एक लॉपसाइडेड ग्रोथ टॉप 10 सिटीज तक नहीं रह जाए। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वायबल सॉल्यूशंस की भी मैंने बात की है इस बजट के पहले, और इसी से जो हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो एक रियलिटी भी बन सकता है इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। ये मेजर्स जो हैं वो ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है वो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे इश्यूज गवर्नमेंट के टॉप प्रायोरिटी में हैं कहीं? आई रेस्ट माय केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।